अगर प्रदेश का बंटवारा हो जाए तो एक अलग हाई कोर्ट मिल जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। दूसरा, एम्स नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है। साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बड़ा ही रेवेन्यू जनरेटर, तो यहाँ विकास पर पैसा खर्च होने में भी उपेक्षा, ये भी सवाल है। प्रदेश के बंटवारे की मांग तो कॉमन रही। बागपत और मेरठ में जो भी आरएलडी के विधायक होते थे वो विधानसभा में बोलते भी थे इस मुद्दे पे। समरपाल सिंह विधायक तो बोलते थे लगातार। समाजवादी पार्टी तो कभी भी प्रदेश के बंटवारे की पक्षधर नहीं रही। ये इसके पक्षधर अजीत चौधरी, अजीत सिंह थे, और बीजेपी भी उस समय छोटे प्रदेशों के विभाजन की वकालत कर। मुलायम सिंह यादव तो इसलिए नहीं चाहते थे प्रदेश का विभाजन कि उनको लगता था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं उनमें मैक्सिमम जिलों में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। तो उनको लगा कि अगर ये वोट बैंक छिटक गया तो पश्चिम में आधार कम हो जाएगा, हम छोटे हिस्से में सिमट के रह जाएंगे। तो राजनीतिक तौर पे उन्होंने तो इसको इस तरह से देखा। कांग्रेस के सामने मुश्किल ये आई कि जो लॉबी हाई कोर्ट बेंच के लिए काम करती है इलाहाबाद में, और एक लॉबी जो लखनऊ को कंट्रोल करती है, सियासत को कंट्रोल करती है, उसको भी लगा कि अगर रेवेन्यू जनरेटर पार्ट अलग हो जाएगा तो इसका हमारे डेवलपमेंट पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम के जिले रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट करते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो उनका ये मानना था कि भाई रेवेन्यू वाला पार्ट अलग होगा तो हमें लॉस होगा इधर पूर्वांचल के लोगों को, तो इसलिए वो पीछे चले गए। और भारतीय जनता पार्टी कालांतर में बाद में इस मुद्दे को लेके इसलिए अलग हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि वेस्टर्न यूपी में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर चूंकि वो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो जो सोशल इक्वेशंस हैं वो उनके एंटी बन रहे थे। तो उनको लगा कि सोशली हमें इसको डिवाइड करने में पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने हाथ खींच लिया। फिर इस तरह के प्रस्ताव आए कई तरह के। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये हरित प्रदेश बनना चाहिए, जैसे चौधरी अजीत सिंह चाहते थे, उनको सूट करता था जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, उनकी पॉलिटिक्स वही थी। और वो अगर हरित प्रदेश बनता तो निश्चित तौर पे वो प्रभावी स्थिति में होता है यहाँ, क्योंकि नंबर भी है उतना और वो इक्वेशन भी है, तो वो पॉलिटिकली माइलेज में चले जाते। तो वो इसकी वकालत कर रहे थे, लेकिन वो पॉलिटिकल माइलेज में नहीं चले जाए इसके लिए बीजेपी इसके खिलाफ काम कर रही थी। बीजेपी को लगता था कि हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, तो बीजेपी प्रो बीजेपी जो कुछ लोग थे वो बीच में से फिर कुछ ये निकाल के लेके आए फॉर्मूला कि इसको दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। फिर बीच में ये भी बात आई कि इसको हरियाणा में शामिल कर दिया जाए एक हिस्से को, जैसा आपने कहा कि बीच में ये भी आया कि साहब इसको एक इसके पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिलों को, कुछ जिलों को तो शामिल कर दें हम हरियाणा में, और बिजनौर वगैरह जो जिले हैं मुरादाबाद मंडल के वो चले जाए उत्तराखंड में, और ये हिस्सा चला जाए दिल्ली में। तो अल्टीमेटली जो नेताओं के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अपने अपने जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, उनको देखते हुए उन्होंने स्टेप्स लिए, और किसी भी नेता ने कभी भी मास मोबिलाइजेशन नहीं किया इस इशू पे। उन्होंने, जैसे मायावती जी ने रैली में भाषण दिया, विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से जब उत्तराखंड बना, पहले तो उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड उसका नाम हुआ, तो जब उत्तरांचल बना, उत्तराखंड बना, तो लोगों ने जन आंदोलन किया, सड़क पर संघर्ष किया, बड़े बड़े धरना प्रदर्शन, जाम लंबे लंबे चले, हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ लंबे लंबे चले। लेकिन हम देखते हैं कि प्रदेश के बंटवारे के लिए इस तरह की आवाजें नहीं उठी। वो इसलिए भी नहीं उठी कि जो लोग भी लड़ रहे थे उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल जो जरूरतें हैं, जो निष्ठाएं हैं, वो समय के साथ बदलती रहीं। चौधरी अजीत सिंह इस मांग को लेकर चल रहे थे, तो जब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो वो ये सवाल नहीं उठा पाए, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी ये चाहती नहीं थी कि प्रदेश का बंटवारा हो। वो अखंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। वो गठबंधन हुआ तो ये सवाल कैसे उठाएं। या अभी भी जयंत चौधरी की जो मुश्किल है वो भी यही है कि वो किस मुद्दे को उठाएं। वो हरित प्रदेश के सवाल पे बात करें, या वो इंद्रप्रस्थ में शामिल करने की बात करें, वो दोआब की बात करें, वो जन आंदोलन चलाने की बात करें, या वो सत्ता में रह के ऊपर से प्रदेश को डिवाइड रहने की बात करें। दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा आज़ादी के बाद से ही एक बड़ा सवाल रहा है सियासत में, और राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के वक्त से ही
ये मांग चली आ रही है कि उत्तर प्रदेश को बांटा जाए, छोटे हिस्से बनाए जाएं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग भी लंबे समय से उठती आई है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए। 2011 की बात है ये, और ये प्रस्ताव उन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन ये फाइल ठंडे बस्ते में चली गई बाद में। और 2012 में उस वक्त अखंड उत्तर प्रदेश का नारा देने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जो 17 तक रही, और 17 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में भी 2019 में सुर्खियों में आई ये बात कि शायद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट सकती है। एक लिस्ट भी सोशल मीडिया में वायरल हुई। बाद में कहा गया कि ये लिस्ट आधिकारिक नहीं है, किसी ने वैसे ही बनाई है। खैर, जो भी हो सत्य, लेकिन ये कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ये कहती भी है कि वो छोटे राज्यों की पक्षधर है और उन्होंने झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी किया। कई दल ऐसे हैं जो छोटे राज्यों के पक्ष में नहीं हैं। तो कुल मिलाकर आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के सवाल पर। बहुत अहम सवाल है ये। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद रुख साहब। ये जो लड़ाई है प्रदेश के बंटवारे की, ये दरअसल बड़ी पुरानी और लंबी लड़ाई है, और ये बीच बीच में राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनकी आस्था के साथ, उनकी निष्ठा के साथ ये बदलती रहती है। ये दरअसल विधानसभा में प्रस्ताव भी पास होता है, नेता इस सवाल को उठाते भी हैं, लेकिन ये जनता का मुद्दा नहीं बन पाया कभी भी। तो एक सवाल तो ये कि इसके पीछे क्या वजह है, क्यों नहीं बन पाया। दूसरा, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे भी बात करेंगे कि 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, तो उस वक्त जो है 97 MLA यूपी के एक प्रस्ताव उस समय के आयोग के मेंबर M पणिक्कर को देते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती। और चौधरी चरण सिंह भी प्रदेश के बंटवारे की बात करते हैं। उसके बाद फिर चौधरी अजीत सिंह जब आते हैं तो वो प्रदेश के बंटवारे का सवाल उठाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका गठबंधन उस समय समाजवादी पार्टी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में शामिल होते हैं, तो वो ये मुद्दा पीछे चला जाता है। समाजवादी पार्टी हमेशा बंटवारे का विरोध करती रही है, और ये भी कहा जाता है कि भाई अगर प्रदेश का बंटवारा होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कुछ चीज़ें बंटवारे के साथ मिल जाएंगी, जैसे हाई कोर्ट अलग। एक बड़ी मांग पश्चिमी यूपी में हाई कोर्ट बेंच की है। आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, इलाहाबाद जाना पड़ता है। आप सोचिए कि सहारनपुर और बागपत के लोगों को 700 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये कहा गया, न्याय में देरी नाइंसाफ़ी है। तो जितनी पेंडेंसी हाई कोर्ट में केसेस की है, जितनी लंबी दूरी लोगों को तय करनी पड़ती है, तो सस्ते और सुलभ न्याय की जो अवधारणा है वो उसके विपरीत है, कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचती है उससे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जो सेंट्रल कमेटी है जो उस मूवमेंट को लीड करती है, वो भी मेरठ में है। तो एक तो ये कहा जाता है कि अगर प्रदेश का बंटवारा हो जाए तो एक अलग हाई कोर्ट मिल जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। दूसरा, एम्स नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है एक भी। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई IIT नहीं है, IIM नहीं है, NIT नहीं है, ऐसी बड़ी संस्थाएं नहीं है। माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का जो कार्यालय है वो प्रयागराज में है, लगभग 750 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी। यूपी के तमाम महत्वपूर्ण विभागों के, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन का भी हेड ऑफिस प्रयागराज में ही है, और इधर के लोगों को जाना पड़ता है, लंबी दूरी तय करना पड़ती है। एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, नौकरियों के लिए परीक्षाएं होती हैं, तो कई बार सेंटर पता लगता है कि बागपत के स्टूडेंट का, सहारनपुर के स्टूडेंट का जो सेंटर है
वो लग गया जाके गोरखपुर में। इस तरह की पेचीदगियां और दुश्वारियां हैं। ये भी कहा जाता है कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो बड़ा ही रेवेन्यू जनरेटर है। नोएडा और गाजियाबाद की जो पार्टिसिपेशन है, इनकम टैक्स पेयर हैं बड़े। मेरठ बड़ा इनकम टैक्स पेयर है, बड़ा रेवेन्यू देता है प्रदेश सरकार को। तो यहाँ विकास पर पैसा खर्च होने में भी उपेक्षा होती है, ये भी सवाल है इस तरह के। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का तो सवाल है ही कि जितनी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगी उतना कंट्रोल आसान होगा पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, तमाम संबंधित विभागों के लिए। और हरियाणा का एग्जाम्पल हमारे सामने है, यहाँ उत्तराखंड का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वो छोटे प्रदेश बने। हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना और उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना। तो दोनों प्रदेशों ने विकास की नई इबारत लिखी अलग होने के बाद। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ, रोड ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ, बेसिक नीड्स और बेसिक फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई। तो मैं आपसे थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि कब कब क्या क्या हुआ, थोड़ा आप थोड़ा सा वो बताइए। और फिर हम अलग अलग दलों पे बात करेंगे कि कौन कौन दल ऐसे हैं जो इसके पक्ष में हैं और जो इसके विपक्ष में हैं, और पक्ष और विपक्ष में क्यों हैं, और ये मुद्दा क्यों जनता का मुद्दा नहीं बन पाता। डॉक्टर साहब, ये तो सही बात है कि ये दो मुद्दे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। एक तो हाईकोर्ट बेंच का मामला है और दूसरा मामला ये अलग प्रदेश का मामला है। इसमें जितना मूवमेंट चलते हैं, जनता का इसमें समर्थन बहुत कम होता है। हालांकि बहुत सारे अब संगठन हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें बंटवारे की, तो अब बहुत सारे संगठन हो गए। अगर हाईकोर्ट बेंच की बात करें तो आप देखो, जो बार एसोसिएशन है 23 जिलों को वो कोऑर्डिनेट करती है, उसका मुख्यालय मेरठ में। और हर साल इस पर मूवमेंट चलता है, हर साल सड़कें जाम होती हैं और हर साल आश्वासन दिए जाते हैं। अगर इसकी बात करें अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो मेरठ से इलाहाबाद की अगर दूरी की बात करें, ये बात तो बेसिकली हम कर चुके। ये मैंने भूमिका में ये सवाल उठाए हैं। हमारा फोकस मेन ये है कि जो प्रदेश विभाजन का जो मुद्दा है वो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कब कब अतीत में उस पर सवाल उठे, कौन कौन दल साथ आए, क्या क्या उसकी कहानी है, और वो क्यों जनता का मुद्दा नहीं बन पाया। डॉक्टर साहब, अगर मैं अतीत की बात करूं तो 1953 में आपने जिक्र भी किया कि उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और उस समय उत्तर प्रदेश के 97 विधायकों ने आयोग को पत्र लिखा था। तो चूंकि मैं बताऊंगा, चूंकि मैंने लिखा है, क्योंकि कई बार बोलने में गड़बड़ी हो जाती है और हम नहीं चाहते कि कोई भी तथ्य से परे हो, तो मैंने लिखा है सारा, मैं लिख के बताऊंगा। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय इमरजेंसी का दौर था, तो जनता पार्टी के एजेंडे में ये था कि पश्चिम के प्रदेश का बंटवारा होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा। मतलब वो जब चुनाव में गए, चुनाव के तब ये इशू उठा रहे थे। ये इशू था, ये बड़ा इशू था। और जब 1963 की हम बात करें तो 1963 यहाँ के मंजूर अहमद साहब बड़े नेता हुए, वीरेंद्र सिंह शामली के बड़े नेता हुए। इन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इसके लिए पदयात्रा निकाली थी कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। और 1970 की मैं बात करूं तो 1970 में ये 4 प्रदेश बने थे, 4 अलग अलग संगठन बने थे। इसमें एक मांग थी दोआब संघर्ष समिति बनी थी, दूसरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बनी थी, तीसरा गंगा प्रदेश नाम दिया गया था, और चौथा पश्चिमांचल। मतलब ये अलग अलग नामों से ये मांग उठती रही है, आंदोलन चले। इस आंदोलन में जैसे प्रदेश के बंटवारे की मांग तो कॉमन रही सबकी, नाम सबने अलग अलग दिए। किसी ने कहा साहब दोआब प्रदेश बने, किसी ने कहा गंगा प्रदेश बने, किसी ने कहा पश्चिमांचल बने। ये एक वो है हमारे पास में एक लेख है। जब उस समय संगठन बने तो ये कहा गया कि भाई जब देश आजाद हुआ उसमें बहुत सारे संगठन आ गए थे, जितने संगठन होंगे सरकार पे इतना प्रेशर बनेगा, तो अगर 2 लोग एक साथ मंच पे नहीं आ सकते तो अपना मूवमेंट खड़ा करो, लेकिन संघर्ष होना चाहिए। 1980 में एक बार सदन में प्रस्ताव आया था, उत्तर प्रदेश के सदन में ये प्रस्ताव आ गया था, लेकिन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया था, वो पास नहीं हुआ था। जब ये प्रस्ताव आया उस समय पूरा शोर मचा कि अब होने वाला है प्रदेश का बंटवारा, अब होने वाला है। 1990 में इसमें और ज्यादा धार दी गई। 1990 में हरित प्रदेश का आंदोलन शुरू हो गया। चौधरी अजीत सिंह इसमें जो है मुख्य रूप से आगे बढ़े। उसमें 6 मंडल थे लगभग, अब तो ज्यादा जिले हो गए, 28 जिले हो गए, 6 मंडल 26 जिले, उसमें 26 जिले थे। ये था। और इसको लेकर बड़ा मूवमेंट चला, ये चुनाव का पूरा एजेंडा बना। इस दौर में यहाँ बागपत और मेरठ में जो भी आरएलडी के विधायक होते थे वो विधानसभा में बोलते भी थे इस मुद्दे पे। समरपाल सिंह विधायक तो बोलते थे लगातार। 1991 में
इस मुद्दे को संसद में उठाया गया। चौधरी साहब ने संसद में उठाया था, चौधरी अजीत सिंह जी ने, कि भाई उन्होंने कहा था कि हरित प्रदेश बनना चाहिए, और ये सब समस्या रखी कि भाई हरित प्रदेश क्यों जरूरी है। तो हालांकि संसद में उठी, इस पर चर्चा हुई, मीडियाबाजी हुई, लेकिन सड़क पे जब हम देखते हैं आंदोलन जैसा होना चाहिए था, तो सड़क पे उस तरह का आंदोलन नहीं हुआ कि भाई सड़कें जाम, ऐसा नहीं हुआ। विधानसभाओं में, संसदों में इस पर चर्चा हुई लगातार, लेकिन प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। जब 2002 का चुनाव था तो उस समय भाजपा और आरएलडी का गठबंधन में चुनाव हुआ था, और उसमें हरित प्रदेश का प्रमुख मुद्दा था उस चुनाव में। बीजेपी ने इनकार नहीं किया था, बीजेपी के नेताओं ने भी जिक्र किया था इसका, और चौधरी साहब तो पूरे इस पर लड़े थे बिल्कुल। तो जब भी रैली करते थे वो हरित प्रदेश के मुद्दे को जरूर करते थे, तो लोगों के जुबान पे भी आ गई थी कि हरित प्रदेश बनेगा बहुत जल्दी। अब तमाम लोग कहने लगे। 2003 में चौधरी साहब समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। वो कोई ऐसा एक कारण हुआ था कि सरकार बनी थी, उसमें सपा के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी आरएलडी शामिल थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने इनकार कर दिया था, उस पर बात नहीं की थी। वो पहले भी इस मामले में समाजवादी पार्टी तो कभी भी प्रदेश के बंटवारे की पक्षधर नहीं रही। उन्होंने नारा दिया था अखंड उत्तर प्रदेश का, तो वो हमेशा इस पक्ष में थे कि प्रदेश का बंटवारा नहीं हो, यूनाइट रहे। ये इसके पक्षधर चौधरी अजीत सिंह थे, और बीजेपी भी उस समय छोटे प्रदेशों के विभाजन की वकालत कर रही थी। हाँ, बीजेपी ने किए, बीजेपी ने उत्तरांचल को बनाया, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को बनाया, झारखंड को बनाया, और सब वो संपन्न भी है उस समय के हालात। दूसरा राणा जी ये था कि 2007 में इस पर बड़ा इशू बना। 2007 में इशू इसलिए से बना कि पहले चौधरी साहब बात करते थे, फिर बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, लेकिन बसपा सुप्रीमो, उस समय चुनाव भी था, 2007 का चुनाव भी था, जब रैली होती है मायावती जी की, तो मायावती इस मुद्दे उठाती हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने 4 प्रदेशों का नाम भी लिया गया, इसका प्रस्ताव दिया। तो जब वो प्रस्ताव दिया तो लोगों को लगा कि भाई अब तो बसपा सुप्रीमो भी अब तो कहने लगे, चुनावी मुद्दा बन गया, चुनावी मुद्दा था, और उसमें लोग मतलब बसपा सुप्रीमो ने खुली रैली में कहा पहली बार कि हमारी सरकार आती है तो हम प्रदेश विभाजन का प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र को, 4 हिस्सों में बांट देंगे यूपी को। राणा जी 1989 से लेकर 2007 तक कभी बसपा सुप्रीमो ने जिक्र नहीं किया है प्रदेश बंटवारे का। जब वो 2007 में बड़ी रैली हुई, ऐतिहासिक रैली, वहां जिक्र किया, तो एक उसका अलग मैसेज गया कि देखो ये लगा लोगों को कि इसका मतलब अब बसपा इस पर काम करेगी, मायावती। 2011 में तो इन्होंने, क्योंकि 2007 में मुख्यमंत्री बन गई थी उत्तर प्रदेश की इंडिपेंडेंट रूप से, तो 2012 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, लेकिन 2011 में इन्होंने प्रस्ताव ला दिया था, और प्रस्ताव में इन्होंने 4 वो दिए थे। 2012 में विधानसभा चुनाव होना था। हाँ, विधानसभा चुनाव में जाने से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो ने, उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया कि यूपी को 4 हिस्सों में बांटा जाए, जिसमें 4 का नाम दिया गया। हाँ, पूर्वांचल, पश्चिम, बुंदेलखंड और अवध, ये 4 का नाम दिया उन्होंने। और तब तो ये लगा कि अब 2012 का जो लोकसभा चुनाव होगा कि भाई इसमें ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। हालांकि इस बीच में लोकसभा चुनाव तो 2014 में होना था, 2014 में विधानसभा चुनाव 2012 में होना था, और 2012 के चुनाव में जाने से पहले उन्होंने ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया था। उस समय की कांग्रेस की सरकार उस समय थी। वो भी इसलिए कि जब 2007 में उन्होंने इशू ये उठाया था रैली में, तो उन्हें पता कि सरकार बन गई थी। उन्हें ये था कि 2012 में, क्योंकि 7 से लेकर 11 तक वो इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करी, और जब उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया तो ये लगा कि 1 साल बाद चुनाव है विधानसभा का, इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। लेकिन वो प्रस्ताव गया, उस पर चर्चा बहुत हुई, और उसके बाद में और कई सारे संगठन बने। अभी हम बात करें तो पश्चिम उत्तर उसी वक्त मुलायम सिंह यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो थे, उन्होंने अखंड उत्तर प्रदेश का नारा दे दिया इसकी काट में, और 2012 में बीएसपी की सरकार नहीं बनी, यूपी में सरकार बन जाती है समाजवादी पार्टी की, जो 17 तक रहती है, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हैं। इस पूरे पीरियड में ये जो मुद्दा है पश्चिम उत्तर प्रदेश का या यूपी के बंटवारे का, ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर इसकी कहानी शुरू होती है तब जब 2017 में बीजेपी की सरकार बन जाती है यूपी में। तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद फिर 2019 में ये मुद्दा सुर्खियों में आता है। वो कहानी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2019 में वो क्या हुआ था, जब एक लिस्ट भी बाहर आ गई पब्लिक डोमेन में, उसमें जिलों के नाम भी आ गए, उसमें 3 प्रदेशों के भी नाम आ गए, और ये कहा गया कि ये
संघ की इच्छा है, आरएसएस ऐसा चाहता ये है। लोगों ने कहा था, ये लोगों की जुबान पे ये ये बात कहा थी। गया उस समय, पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें आई, और फिर ये भी कहा गया कि साहब बहुत जल्द ये होने जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश के उस समय के चीफ सेक्रेटरी ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बाद में हम देखते हैं कि इस मुद्दे को संजीव बालियान भी उठाते हैं, जो मुजफ्फरनगर के एमपी रहे। 2 बार उन्होंने इसको हवा दी पूरी तेजी से, तो जिससे ये परसेप्शन बना कि शायद बीजेपी अब इसका बंटवारा करने जा रही है। बीच बीच में राजेश भाई साहब कई सवाल ऐसे भी आते हैं कि जो बीजेपी के बड़े नेताओं की अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उनके बीच जो साइलेंट वार चलता है, जो कोल्ड वार चलता रहता है स्टेट और सेंटर के नेताओं के बीच में, उसमें भी ये कहा जाता है बीच बीच में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ओरा है, उनका जो दायरा है, अब वो नेशनल फ्रेमवर्क में जा रहा है, और इससे इनसिक्योर फील करते हैं कहीं ना कहीं अमित शाह या मोदी जी। तो इसी के चलते, उन कंट्राडिक्शंस के चलते, ये बीच बीच में इस बात को भी हवा पब्लिक डोमेन में मिली कि ये हो सकता है कि यूपी के 3 या 4 हिस्से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दे, केंद्र की सरकार, और किसी एक छोटे से हिस्से के मुख्यमंत्री बन के रह जाएं योगी आदित्यनाथ, तो फिर उनका दायरा स्वाभाविक तौर पे छोटा हो जाएगा, और उनसे जो चुनौती मिलने वाली है वो चुनौती नहीं रहेगी। जब 2019 में पब्लिक डोमेन में ये बातें आई थी, तो तब इस तरह की बातें भी चर्चाओं में आई। हाँ, नहीं, उस पर बातचीत हुई, लेकिन बाद में चूंकि वैसा हुआ नहीं, वो सब ठंडे बस्ते में चला गया, तो ये सिर्फ कयास साबित हुआ। पर डॉक्टर साहब, लोगों को विश्वास तब हुआ क्योंकि उस समय संजीव बालियान मंत्री थे केंद्र में, है ना, और जब मंत्री कुछ कहीं कहते हैं पब्लिक डोमेन में, तो फिर लोग बहुत सारे आगे पीछे का उन्होंने कहा बंटवारा होना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो पब्लिक डोमेन में वो बात आई कि भाई भाजपा इस समय पूरे सर्वे करा रही है। सर्वे क्या था, उसमें कहा गया कि जो सहारनपुर मंडल है ये हरियाणा में शामिल हो जाएगा, जो मुरादाबाद मंडल का कुछ हिस्सा है वो उत्तरांचल में शामिल करेंगे, और ये जो हरियाणा का, जैसे उस समय बातचीत आई कि जो फरीदाबाद है ये मथुरा वगैरह में ये उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाएगा, और तो उसमें ये था कि ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये पूरा एनसीआर में शामिल हो जाएगा, ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को मिल जाएगा। ये सब मेरठ बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये सब जो है शामिल हो जाएंगे। तो ये सब ऐसा, अब फिर इस पर विश्वास लोगों ने इसलिए किया कि इसी बीच में संजीव बालियान एक सभा में बयान देते थे। उन्होंने कहा कि भाई अब प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो लोगों को लगा कि जरूर कहीं ना कहीं भाजपा की लोगों को लगा संसद में की बात हुई होगी कि वो जो लिस्ट वायरल हो रही है उसके और डॉक्टर संजीव बालियान के बयान के बीच में जरूर कुछ तारतम्य है। हाँ, ऐसा जोड़ के ऐसे लोग विश्वास करने लगे थे। हालांकि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया कि इस पर कोई भाजपा का कोई एजेंडा नहीं है, फिर लोगों को लगा, हालांकि संजीव बालियान ने फिर उसके बाद भी कई मंचों पर कहा, कुछ लोग ये भी कहने लगे कि भाई ये जो चुनाव होगा 2024 का, भाजपा इससे पहले ही प्रदेश का बंटवारा कर सकती है, ऐसे भी लोग सोचते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन वो सब कोरा साबित हुआ। पर डॉक्टर साहब, सवाल इस बात का है कि आखिर ये कब तक होगा ऐसा? भाई आप देखो, बंटवारा ये बात भी जरूरी है, ये तो तथ्य है बिल्कुल खुले तौर पे, स्पष्ट तौर पे, कि प्रशासनिक इकाइयां जितनी छोटी होती हैं उतना नियंत्रण करना आसान होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन में सुविधा होती है, डेवलपमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में आपको मदद मिलती है, और ओवरऑल डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। तो ये तो निर्विवाद रूप से ये बात तो बिल्कुल सही है कि छोटे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। दुनिया के तमाम देश भी इतने बड़े नहीं हैं जितना अकेला उत्तर प्रदेश है, और अगर ये छोटा होता, आप सोचिए कि यहाँ के सहारनपुर और बागपत के लोगों को राजधानी जाना होता है देश की, तो प्लान करना पड़ता है, हाई कोर्ट का सफर करना पड़ता है, इलाहाबाद जाना होता है तो प्लान करना पड़ता है, लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो ये दुश्वारियां तो हैं ही। नहीं, इसमें खर्च सरकार का भी तो होता है। आप देखो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब अधिकारी मीटिंग के लिए लखनऊ जाते हैं, अल्टीमेट सरकार खर्च तो होता है। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि अगर हम पुराने इतिहास की बात करें, इंद्रप्रस्थ प्रदेश का नाम था, तो इंद्रप्रस्थ प्रदेश तो हस्तिनापुर का हिस्सा था, हाँ था ना। और अभी भी बहुत सारे लोग, अभी जो एक इंद्रप्रस्थ संघर्ष समिति थी उसने तो ये भी कहा कि अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा नहीं कर सकते, तो जैसे मेरठ मंडल है या अलीगढ़ मंडल है, आप इसे दिल्ली में शामिल कर दो, दिल्ली को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो।
पूर्ण राज्य का दर्जा दो, और जो इधर के मंडल बचे हुए हैं, जब सब जगह बीजेपी दरअसल सरकार है। इसके पीछे भी एक गहरी पॉलिटिक्स है राजेश भाई साहब, जो मुझे लगता है जिस वजह से ये मुद्दा बहुत पीछे चला गया। मुलायम सिंह यादव तो इसलिए नहीं चाहते थे प्रदेश का विभाजन कि उनको लगता था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं उनमें मैक्सिमम ज़िलों में मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है और वो एक उनका वोट बैंक है। तो उन्हें लगा कि वाई फैक्टर तो सेंट्रल यूपी में काम करता है ज़्यादा, इधर वाई फैक्टर उतना प्रभावी नहीं है। तो उनको लगा कि अगर ये वोट बैंक छिटक गया तो पश्चिम में आधार कम हो जाएगा, हम छोटे हिस्से में सिमट के रह जाएंगे। तो राजनीतिक तौर पे उन्होंने तो इसको इस तरह से देखा। कांग्रेस के सामने मुश्किल ये आई कि जो लॉबी हाई कोर्ट बेंच के लिए काम करती है इलाहाबाद में, और एक लॉबी जो लखनऊ को कंट्रोल करती है, सियासत को कंट्रोल करती है, उसको भी लगा कि अगर रेवेन्यू जनरेटर पार्ट अलग हो जाएगा तो इसका हमारे डेवलपमेंट पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम के ज़िले रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट करते ही हैं, जाहिर सी बात है। तो उनका ये मानना था कि भाई रेवेन्यू वाला पार्ट अलग होगा तो हमें लॉस होगा इधर पूर्वांचल के लोगों को, तो इसलिए वो पीछे चले गए। और भारतीय जनता पार्टी कालांतर में बाद में इस मुद्दे को लेके इसलिए अलग हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि वेस्टर्न यूपी में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर चूंकि वो एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं तो जो सोशल इक्वेशंस हैं वो उनके एंटी बन रहे थे। तो उनको लगा कि सोशली हमें इसको डिवाइड करने में पॉलिटिकल लॉस हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने हाथ खींच लिया। फिर इस तरह के प्रस्ताव आए कई तरह के। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये हरित प्रदेश बनना चाहिए, जैसे चौधरी अजीत सिंह चाहते थे, उनको सूट करता था जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, उनकी पॉलिटिक्स वही थी। और वो अगर हरित प्रदेश बनता तो निश्चित तौर पे वो प्रभावी स्थिति में होता है यहाँ, क्योंकि नंबर भी है उतना और वो इक्वेशन भी है, तो वो पॉलिटिकली माइलेज में चले जाते। तो वो इसकी वकालत कर रहे थे, लेकिन वो पॉलिटिकल माइलेज में नहीं चले जाएं इसके लिए बीजेपी इसके खिलाफ काम कर रही थी। बीजेपी को लगता था कि हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, तो प्रो बीजेपी जो कुछ लोग थे वो बीच में से फिर कुछ ये निकाल के लेके आए फॉर्मूला कि इसको दिल्ली में शामिल कर दिया जाए। फिर बीच में ये भी बात आई कि इसको हरियाणा में शामिल कर दिया जाए एक हिस्से को, जैसा आपने कहा कि बीच में ये भी आया कि साहब इसको इसके पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के जिलों को, कुछ जिलों को तो शामिल कर दें हम हरियाणा में, और बिजनौर वगैरह जो जिले हैं मुरादाबाद मंडल के वो चले जाए उत्तराखंड में, और ये हिस्सा चला जाए दिल्ली में। तो अल्टीमेटली जो नेताओं के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, अपने अपने जो पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, उनको देखते हुए उन्होंने स्टेप्स लिए, और किसी भी नेता ने कभी भी मास मोबिलाइजेशन नहीं किया इस इशू पे। उन्होंने, जैसे मायावती जी ने रैली में भाषण दिया, विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से जब उत्तराखंड बना, पहले तो उत्तरांचल था, बाद में उत्तराखंड उसका नाम हुआ, तो जब उत्तरांचल बना, उत्तराखंड बना, तो लोगों ने जन आंदोलन किया, सड़क पर संघर्ष किया, बड़े बड़े धरना, प्रदर्शन, जाम लंबे लंबे चले, हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ लंबे लंबे चले। लेकिन हम देखते हैं कि प्रदेश के बंटवारे के लिए इस तरह की आवाजें नहीं उठी। वो इसलिए भी नहीं उठी कि जो लोग भी लड़ रहे थे उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल जो जरूरतें हैं, जो निष्ठाएं हैं, वो समय के साथ बदलती रहीं। चौधरी अजीत सिंह इस मांग को लेके चल रहे थे, तो जब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए तो वो ये सवाल नहीं उठा पाए, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी ये चाहती नहीं थी कि प्रदेश का बंटवारा हो। वो अखंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, वो गठबंधन हुआ तो ये सवाल कैसे उठाएं। ये अभी भी जयंत चौधरी की जो मुश्किल है वो भी यही है कि वो किस मुद्दे को उठाएं, वो हरित प्रदेश के सवाल पे बात करें, या वो इंद्रप्रस्थ में शामिल करने की बात करें, वो दोआब की बात करें, वो जन आंदोलन चलाने की बात करें, या वो सत्ता में रह के ऊपर से प्रदेश को डिवाइड रहने की बात करने की बात करें। तो ये चैलेंजेस, ये चुनौतियां अपनी अपनी आस्थाओं के चलते सारे नेताओं की अपनी अपने तरीके से रही, और वो उस हिसाब से उस मुद्दे की बोल को, उसके कभी उसके नाम को लेके, जैसे हाईकोर्ट बेंच का इशू आता है तो उसमें भी जो लोग इस मूवमेंट को भटकाना चाहते थे, एक बड़ी मजबूत लॉबी हाईकोर्ट बेंच की, हाईकोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं प्रदेश भर के लोग, वो नहीं चाहते कि हाईकोर्ट बेंच और बने, क्योंकि प्रदेश
पश्चिम उत्तर प्रदेश बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है, हाई कोर्ट के वकीलों की प्रैक्टिस पे इसका सीधा असर पड़ेगा। वेस्ट यूपी का तो बड़ा असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। तो वो हमेशा ये मुद्दा उछाला गया बीच में कि हाई कोर्ट बेंच तो चलो बन जाएगी, ठीक है, लेकिन वो मेरठ में बनेगी, मुरादाबाद में बनेगी कि आगरा में बनेगी? ये कंट्राडिक्शन उभार दिया गया, विरोध पैदा किया गया। और जब ये कंट्राडिक्शन उभरा तो वो मूवमेंट कमजोर हुआ और इस समय तो मृत प्राय स्थिति में वो मूवमेंट है। अब तो मेरठ के वकील भी उस मांग को उस तरह से उठा नहीं पा रहे पिछले काफी समय से, और वो भी उनका आंदोलन भी इसलिए कमजोर हुआ कि उनके जो नेता थे उनकी भी राजनीतिक आस्थाएं थी, वो भी उस मूवमेंट के जरिए राजनीतिक तौर पे चमकना चाहते थे, कहीं एफिलेशन करना चाहते थे। तो जहां उनका एफिलेशन था जिन नेताओं के साथ, जिन दलों के साथ, उसके हिसाब से वो मांग ऊपर नीचे जाती रही। और वो कभी भी हाईकोर्ट बेंच के मूवमेंट को लीड करने वाली जो कमेटी है वो उसे वादकारियों का मूवमेंट नहीं बना पाई, जनता का मूवमेंट नहीं बना पाई, वो सिर्फ वकीलों का मूवमेंट बन के रह गया। और वकीलों में भी 3 धड़े बन के रह गए, एक मुरादाबाद का धड़ा जो मुरादाबाद में चाहता है, एक आगरा का धड़ा जो आगरा में चाहता है, और एक मेरठ का धड़ा। ऐसे ही प्रदेश के बंटवारे के मूवमेंट का हश्र हुआ। एक हिस्सा चाहने लगा कि हरित प्रदेश बने, एक हिस्सा चाहने लगा कि ये इंद्रप्रस्थ प्रदेश बन जाए, एक हिस्सा चाहने लगा कि ये हरियाणा में मिलकर बन जाए। तो ये कंट्राडिक्शन, सोशल कंट्राडिक्शंस उभर करके सामने आ गए, और इन सोशल कंट्राडिक्शंस के उभरने के चलते ये मास मूवमेंट में तब्दील नहीं हो पाया। छोटे छोटे धड़े, छोटी छोटी ताकत, छोटे छोटे संगठन अपने अपने तरीके से इसमें उलझते रहे। और अब स्थितियां यहां आके खड़ी हो गई हैं कि जितना बड़ा ये प्रदेश है और जितनी बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियां इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के सामने खड़ी हो गई हैं, उसमें बंटवारे के बिना समाधान होना संभव है नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ी बात यह है कि जैसे भाजपा के जो बड़े थिंकर हैं, भाजपा के लोग इसलिए भी वो कहते हैं, वो तो खुले मंच पे कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि अगर हरित प्रदेश दे दिया तो जैसे मुलायम सिंह बहुत डरते थे कि भाई फिर जो MY वाला है उधर तो M फैक्टर खत्म हो जाएगा। उन्हें लगता है कि अगर हरित प्रदेश हो गया तो फिर यहाँ RLD मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जाट और मुस्लिम का गठबंधन होगा और फिर यह सरकार बनेगी। दूसरा क्या है कि बीजेपी चाहती नहीं है ऐसा, जो बीजेपी के थिंकर है वो नहीं चाहते कि यहाँ RLD मजबूत हो, इसीलिए वो कभी इस पर बात नहीं करते कि हरित प्रदेश बनाया जाए। ये जो बात उठी थी, जो पब्लिक डोमेन में आई थी, वो भी जो बात थी वो इसलिए थी। बात आपने देखा, उन्होंने कहा कि सहारनपुर मंडल को हरियाणा में मिला दो, मेरठ में यहाँ का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो इसको बेसिकली खारिज किया, चीफ सेक्रेटरी ने भी खारिज किया। लेकिन जो बीजेपी के लोग जो यहाँ चर्चा करते हैं, बीजेपी के लोग, चर्चा आई वो चर्चा में यह है कि जो थिंकर है वो चाहते ही नहीं हरित प्रदेश बने, वो इसलिए इनसिक्योर है कि यहाँ जाट मुस्लिम गठबंधन हो जाएगा, RLD मजबूत हो जाएगी। दूसरा जो हाईकोर्ट का मामला है, जो इलाहाबाद लॉबी है उसका शासन में बड़ा हस्तक्षेप है। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की लॉबी है अधिवक्ताओं की, वो अपने आप को इतना मजबूत नहीं कर पाई कि अपनी बात बहुत तथ्य के साथ रख सके। इसीलिए अब आपने बताया जैसे नहीं, तथ्य तो रखे उन्होंने, तथ्य में कमजोर नहीं थे वो, बट गए नहीं, आगरा इधर हो गया, उन्होंने सारे फैक्ट रखे, तथ्य उनके पास था प्रॉपर, दूरी का, डिस्टेंस का लॉजिक उन्होंने दिया, कितने केस लंबित चल रहे हैं ये उन्होंने दिया, स्टडी करी उन्होंने, उस पर रिपोर्ट तैयार करी बाकायदा। लेकिन वो चूके कहाँ, वो चूके उसको जन आंदोलन बनाने में, वो उसको वादकारियों का मूवमेंट नहीं बना पाए। एक तो अपनी यूनिटी ब्रेक होने से नहीं बचा पाए कि मुरादाबाद बने कि आगरा बने कि मेरठ बने, इसमें उलझ गए। दूसरा बड़ा ये रहा कि जिन लोगों का मुकदमे हैं, जिनको जस्टिस किसको मिलना, वकीलों को तो क्या है कि फीस मिलनी है केवल, तो वो फीस तो देगा क्लाइंट, उसकी जेब से जाएगा, जस्टिस मिलना है अल्टीमेटली क्लाइंट को। तो जिन क्लाइंट्स के मुकदमे लंबित थे वो आगे आकर के इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, उसमें शामिल नहीं हुए। ये एक फेलियर रहा इस मूवमेंट का, इसलिए वो बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया। आपने देखा, क्योंकि आप तो लगातार लिखते भी थे, जब यहाँ वेस्ट यूपी का हाईकोर्ट बेंच का मामला उठा तो जितने यहाँ सड़कें जाम होती थी, जब कभी भी किसी केंद्रीय मंत्री ने ये इशारा कर दिया कि हाँ इस पर हम बात करेंगे, तभी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद में इतना बड़ा बवाल होता था, वहां इतनी बड़ी स्ट्राइक होती थी, वो भी सरकारें पहले उसको वेट देती थी, इसको भूल जाती थी। निश्चित। तो दोस्तों, सवाल बहुत बड़े हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं है। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटर होने के बावजूद, सबसे बड़ा टैक्स पेयर होने के बावजूद, यहाँ के जिले धन उगलते हैं सरकार के लिए। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर,
एशिया की सबसे बड़ी मंडी, गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर की मंडी, मेरठ में ज्वेलरी का बड़ा कारोबार, एजुकेशन का बड़ा हब, गाजियाबाद बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, नोएडा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, और इसके बावजूद इस पूरी बेल्ट में कहीं एम्स नहीं है। यहाँ के लोगों को दिल्ली एम्स में कई कई दिन लाइनों में लगना पड़ता है, महीनों महीनों वेटिंग में जाना पड़ता है, पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता है, ऋषिकेश एम्स जाना पड़ता है। कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गांव गांव सड़कों के नेटवर्क से जुड़ा है, पढ़ने लिखने में लोगों की रुचि है, सारे जिलों में साक्षरता दर बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ के बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पढ़ने के लिए या तो दिल्ली जाना पड़ता है, इलाहाबाद जाना पड़ता है, देश के तमाम राज्यों में जाना पड़ता है, विदेशों तक जाना पड़ता है। तो हायर एजुकेशन के उस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं यहाँ पे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं वो इतनी बड़ी हैं, जरा से काम के लिए आदमी को राजधानी जाना पड़ रहा है तो 400 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा, हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है तो 800 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा। सोचिए क्या हालत होती है। तो ये सवाल बड़े हैं। आप क्या सोचते हैं इस प्रदेश के बंटवारे के सवाल पर? क्या प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसमें क्या अड़चने हैं? आपके पास क्या मॉडल है? कैसे ये बंटवारा हो सकता है? क्या इसको, इस हिस्से को दिल्ली में शामिल करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाना चाहिए? क्या इस हिस्से को एक अलग प्रदेश बनाया जाना चाहिए? क्या इसके कुछ हिस्से को हरियाणा में शामिल कर लेना चाहिए या उत्तराखंड में शामिल कर लेना चाहिए? या इन सारे सवालों पर बहस करने के बजाय फिलहाल बंटवारे के सवाल पर एकजुट होकर के डिमांड को मजबूत करना चाहिए? मॉडल तो बाद में होगा। पहला सवाल तो लड़ाई की मुद्दे की स्वीकार्यता बनाने का होता है। उत्तराखंड के लोगों ने ये लड़ाई नहीं लड़ी पहले कि उत्तरांचल नाम होगा कि उत्तराखंड होगा, राजधानी गैरसैंण में होगी कि देहरादून में होगी। ये सवाल बाद में उपजे, इनका हल उन्होंने बाद में तलाशा, इसके लिए वो बाद में लड़े। अगर वो शुरू में इस सवाल पे उलझ जाते कि राजधानी मैदान में होगी कि पहाड़ में होगी तो शायद कभी उत्तराखंड या उत्तरांचल नहीं बन पाता। तो वैसा ही सवाल है, जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग इस सवाल पर बहस करते रहेंगे कि ये दिल्ली में शामिल होकर बने या अलग प्रदेश बन जाए या हरियाणा में शामिल होकर बने, तो तब तक मुझे लगता है ये आंदोलन मजबूत नहीं हो सकता। इसको मजबूत करने का एक ही तरीका है कि पहले प्रदेश के बंटवारे पे एक कंसेंट बनाई जाए, एक आम सहमति तैयार की जाए, जनमत तैयार किया जाए। और अलग अलग संगठन ऐसा इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन रहा है। बहुत सारे पश्चिमांचल बनाने से वो एक आम सहमति नहीं बन पा रही, एक मास मूवमेंट नहीं बन पा रहा। खैर, ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।